IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकैस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन देखेंगे कि हमारे संविधान में प्रमुख संशोधन कौन से हुए हैं। तो 1 से लेकर के और 106 तक जितने संशोधन महत्वपूर्ण हैं सब हम यहाँ पर एक वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और उससे पहले हम लोग संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है, संविधान संशोधन कैसे होता है, कहाँ से लिया गया है। इसको देखने के बाद हम 1 से लेकर के और 106 तक संविधान संशोधन को हम पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे। जो सारे महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल जो है 368 में दी गई है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्रस्तावना शुरुआत संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो है, ठीक है। यह विधेयक केवल संसद या सरकार द्वारा ही पेश किया जा सकता है, न कि निजी व्यक्ति द्वारा। मतलब ये निजी व्यक्ति द्वारा, विपक्ष द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सब पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद लिखा है कि संविधान जो संशोधन होता है उसमें विशेष बहुमत होता है। तो संविधान संशोधन जो है को 2 सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराया जाता है। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। तो 2 तरीके से ये पास करा जाता है और इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है, ये इसमें बताया गया है। फिर इसके अलावा याद रखना एक संशोधन ये भी है कि राज्यों की सहमति भी चाहिए। तो विशेष संशोधन के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति होना भी जरूरी है, और जो राज्यों की सहमति है वो साधारण बहुमत की होनी चाहिए, बस, ठीक है। फिर राष्ट्रपति द्वारा जब इसको जो है क्या किया जाएगा, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। 24वें संविधान संशोधन 1971 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के पास अगर संविधान संशोधन का बिल भेजा जाएगा तो वो उसको वापस नहीं कर सकते, सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर याद रखिएगा, फिर वहाँ पर दिया है जो संविधान मतलब कितने प्रकार का संशोधन होता है। एक होता है साधारण बहुमत से, तो कुछ प्रावधान जैसे राज्यों का गठन या जो है नागरिकों से संबंधित कोई जो अगर प्रावधान होता है तो साधारण बहुमत से संशोधन होता है। एक होता है विशेष बहुमत, अधिकांश संवैधानिक संशोधन इसी द्वारा होते हैं। और एक होता है विशेष बहुमत प्लस जो है आधे राज्यों की सहमति होती है। जब हम संघीय ढांचे से संबंधित कोई संशोधन करते हैं तब ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा क्या की गई इसके लिए, तो संशोधन की प्रक्रिया पर मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर जो है डॉक्ट्रिन इस पर लागू की गई है, जिसे केशवानंद भारती मामले 1973 में स्थापित किया गया है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। तो संसद संविधान के मूल ढांचे जैसे लोकतंत्र जो आपका धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा को नष्ट करने वाला संशोधन नहीं कर सकती है। तो न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है। और याद रखना जैसे आपका 42वां संविधान संशोधन जो है व्यापक बदलाव किया गया आपातकाल दौरान, 44वां किया गया जैसे जो किया गया, 101 किया गया, जीएसटी लागू किया गया। तो ऐसे चीज़ों के लिए जो है क्या किया गया, विशेष बहुमत का प्रावधान शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, तो विशेष बहुमत अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैंने पूरा प्रावधान बता दिया है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और संविधान संशोधन 1 से लेकर के और 106 तक जो संशोधन जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उसको हम लोग कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान संशोधन 1, ठीक है। संविधान संशोधन 1 कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। तो संशोधन का नंबर भी याद रखना है और संशोधन कब हुए हैं ये भी याद रखना है, और संशोधन के क्या क्या प्रावधान थे ये भी याद रखना है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। तो जब संविधान संशोधन जो आपका 1 है वो 1951 में हुआ। आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था, लेकिन 1 साल बाद ही संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विकल्प रखा था कि संविधान में समय के साथ संशोधन किया जा सके, कुछ नए बदलाव किए जा सके। इसलिए संविधान संशोधन के प्रावधान को मैंने बताया भी था, दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान से इसको लिया गया है, ठीक है। आगे मैंने बता भी दिया संशोधन जो है कितने प्रकार का होता है, संविधान संशोधन जो है कैसे होता है, मैंने सब बता दिया है। तो शुरू करते हैं। तो संविधान संशोधन 1 में क्या किया गया था, तो लिखा है इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक
कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। जो है भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उसमें जो है उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो संविधान में इससे पहले केवल 8 अनुसूची थी, तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो याद रखना किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखना भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। और भूमि सुधार की व्यवस्था को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, नया प्रावधान। तो 9वीं अनुसूची जो हमारी जोड़ी गई है महत्वपूर्ण है। इसमें निम्नलिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से के अंतर्गत समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन अब की जा सकती है। यह भी याद रखिएगा, अगर कोई प्रावधान 9वीं अनुसूची के तहत अगर कोई कानून बनाया जाता है, ठीक है, तो याद रखना उसके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो आपका एक हुआ था वो 1951 में हुआ था। और इसमें याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषण और अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई थी। ये भी किया गया था पहले संविधान संशोधन में। और दूसरा आपका जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया था। भूमि सुधार सबसे पहला प्रावधान था, ये बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूमि सुधार जो है याद रखिएगा ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला संविधान संशोधन में किया गया और भूमि सुधार के लिए हमारे देश में चकबंदी इन सबकी व्यवस्था की गई, जिम्मेदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया। तो याद रखिएगा भूमि सुधार याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में है। और आपको पता होगा कि 12 अनुसूची अलग अलग है, सब में सबके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आप याद रखें। पहली संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान किया गया था मैंने यहाँ बता दिया, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 2 1952 में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तो संविधान संशोधन याद रखना जो 2 हुआ था, और आपको पता होगा कि 1952 में ही पहली बार आम चुनाव कराया गया था। तो याद रखना उसी समय क्या किया गया, तो 1951 की जनगणना के आधार पर ही हमारे यहाँ चुनाव हुआ था। तो 1951 जनगणना के आधार पर जब किया गया तो व्यवस्था की गई प्रतिनिधित्व के लिए जो है उसको क्या किया गया, पूरी तरह से इसको पुनर्व्यवस्थित किया गया। सीटों का मूल्यांकन किया गया, सीटों का परिसीमन किया गया। तो 1951 की जनगणना के आधार पर ही पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था और इसके लिए संशोधन करके जो है सीटों का पुनर्गठन लोकसभा का किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान संशोधन हम एक जगह करा देंगे तो आपका जो है सारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन 7 को देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हम उन्हीं की बात करेंगे। तो संविधान संशोधन जो 7 है वो कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसमें क्या क्या किया गया, इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करने के लिए ही फजल अली आयोग बनाया गया था। तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। पहले हमारे यहाँ राज्य की 3 श्रेणियां होती थी, ए, बी और सी, तो उसको समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा और केवल 1-2 श्रेणी बनाई गई, एक आपका राज्य का और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश का। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो ये 2 वर्ग बना दिए गए और ABC वर्ग को क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा इनके अनुरूप केंद्र और राज्यों की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्गठित किया गया। तो जो याद रखना आपका विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी सीटों का पुनर्गठन किया गया। कब, 1956 में, क्योंकि भाषा के आधार पर जब राज्य बनाया जाएगा, नए राज्य बनाए जाएंगे, दूसरे राज्य को काट के बनाया जाएगा, तो विधानसभाओं का, विधान पालिकाओं का संशोधन तो करना पड़ेगा, पुनर्गठन करना पड़ेगा। तो 7वां संविधान संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो 1956 में हुआ है। कब हुआ है जरूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा बिना ध्यान देने की वजह से गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। तो बेरूबारी और आपका जो खुलना क्षेत्र या बांग्लादेश में है, तो याद जो है संशोधन किया गया। ठीक है, 9वां संशोधन करके जो है 1958 में ये दोनों क्षेत्र हम पाकिस्तान को दे दिए थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब, 1960 में। और किस संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा। तो बेरूबारी केस कई बार एग्जाम में आता है, तो बेरूबारी केस याद रखना 9वें संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है और ये वर्तमान में दोनों क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है,
इसके अलावा यह भी याद रखेगा कि जो बेरूबारी और खुलना क्षेत्र है आज वर्तमान बांग्लादेश में है, क्योंकि उस समय तो जो है बांग्लादेश तो बना नहीं था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बना था। ठीक है, तो ये दोनों क्षेत्र याद रखना किस समझौते के तहत दिया गया था, तो नेहरू नून समझौते के तहत दिया गया था बेरूबारी और खुलना क्षेत्र को 1958 में, और 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली जो आपका अंतर क्षेत्रों जैसे दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो दादर नागर हवेली और आपका जो है इन सब क्षेत्रों पर किसका कब्जा था, तो पुर्तगालियों का कब्जा था। तो इसको जो है भारत ने ले लिया 1961 में, और 10वें संविधान संशोधन द्वारा इनको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि दमन दीव और दादर नगर हवेली के लिए कौन सा संशोधन है, तो याद रखना 10वां संविधान संशोधन 1961 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब यह महत्वपूर्ण क्या है, तो याद रखना 1962 में जब 12वां संविधान संशोधन किया गया तो प्रथम अनुसूची में हमारे यहाँ क्या है, केंद्र और राज्यों के बारे में बताया गया। तो जब हम कोई राज्य जोड़ेंगे या कोई राज्य को हम किसी क्षेत्र को, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम किसी क्षेत्र को अगर हम किसी दूसरे देश को देंगे, जैसे हमने बेरूबारी और खुला क्षेत्र पाकिस्तान को दिया, तब भी हमने प्रथम संविधान संशोधन में संशोधन किया था। और जब हमने जो है हमें कोई क्षेत्र अगर लेना होगा तभी हमें संशोधन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद, और किसमें संशोधन करना पड़ेगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो हम कोई क्षेत्र दें या लें तो हमें प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि केंद्र और राज्य की व्यवस्था वहीं पे की गई है। तो गोवा और दमन दीव को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, और बाद में गोवा को 1987 में जो है क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया था अरुणाचल प्रदेश के साथ में। ठीक है, तो पहले ये गोवा क्या था और ये आपका क्या था, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और दमन दीव को भी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे किसको शामिल किया गया है, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे किसको शामिल किया गया, दादरा और नागर हवेली को शामिल किया गया है। और यहाँ पे किसको शामिल कर लिया गया, तो गोवा, दमन और दीव को, क्योंकि पुर्तगाल से सब क्षेत्रों को लिया गया था। तो उसका जो लेने का क्रम था वो धीरे धीरे हुआ था, इसीलिए जो है हम बाद में 12वां संविधान संशोधन करके गोवा, दमन, दीव को भी केंद्र शासित प्रदेश का हमने दर्जा दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपना करके उसे राज्य का दर्जा दिया गया। तो नागालैंड भारत का हिस्सा कब बना था, 1962 में संविधान संशोधन 13 के तहत बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपका है संविधान संशोधन 14 हुआ था, 1963 में हुआ था। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। ठीक है, तो पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया, और साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पुडुचेरी के शासित प्रदेश में विधान पालिका और विधान परिषद की स्थापना की गई। तो याद रखना इन सब राज्यों में विधान जो आप पालिका, विधान परिषद, वो मंत्री परिषद नहीं होता था। तो याद रखना 14वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, जो है इन सब कुछ में मंत्री परिषद और विधानसभा भी बनाई गई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा 16वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ। इसके द्वारा देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर क्वेश्चन आ जाए तो अधिकांश लोगों का गलत हो जाएगा। केवल कितना क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, जो नेता और सब शपथ लेते हैं उसमें जो है मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा, ये सब किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो लोगों का अधिकांश क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 16वें संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया, तो 1963 में जोड़ा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो शपथ में परिवर्तन किया गया कब, 1963 में 16वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1964 में हुआ था, और इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया। तो 9वीं अनुसूची में जो याद रखिएगा, एक संशोधन जो है पहला हुआ था और 17वां संशोधन भी हुआ है 9वीं अनुसूची के माध्यम से, और कुछ और विषय को इसमें जोड़ा गया।
जिसकी वैधता जो है परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी। मतलब अगर नवीं अनुसूची में किसी चीज को शामिल कर लिया गया तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन अब कर सकता है। ठीक है, तो उस समय नहीं कर सकता था, ये बहुत महत्वपूर्ण। जो उस समय की सरकारें होती थी, जब कोई कानून बनाना होता था तो नवीं अनुसूची के तहत बनाते थे, जिससे सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रोक ही ना पाए। ठीक है, तो एक तरह से ये जो है विधान संसद का बहुत बड़ा ये हथियार था, अधिकार था, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, रोक लगा दी है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18वां संविधान संशोधन 1966 में हुआ था। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। तो याद रखना पहले पंजाब, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले जो पंजाब था उस पंजाब में पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश भी था। ठीक है, और इसमें जो है आपका हरियाणा भी था। तो याद रखना यहाँ पर हिंदी और आपका जो है पंजाबी भाषा को लेकर विवाद न होने पाए, इसीलिए भाषा के आधार पर जो है पंजाबी क्षेत्र को याद रखिएगा पंजाब बना दिया गया और हिंदी भाषी क्षेत्र को मिला करके हरियाणा राज्य बनाया गया। तो पंजाब से अलग करके हरियाणा कब बनाया गया, तो 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा बनाया गया। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब मैंने आपको यही बताया था कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये भी पहले पंजाब का ही हिस्सा था। तो पंजाब में पहले मैदानी भी क्षेत्र होता था और पंजाब में पर्वतीय भी क्षेत्र था। तो पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और मैदानी क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग बना दिए गए। भाषा के आधार पर पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब, हिंदी भाषा के आधार पर आपका हरियाणा बना दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्यों ऐसा किया गया, और चंडीगढ़ को राजधानी भी बनाया गया पंजाब हरियाणा दोनों की, क्योंकि चंडीगढ़ को लेकर के न पंजाब दावा छोड़ रहा था न हरियाणा छोड़ने को तैयार था, इसीलिए दोनों को जो है राजधानी बना दिया गया और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया है। यह भी याद रखना। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 18वें संविधान संशोधन द्वारा। पंजाब से अलग करके हरियाणा को कब बनाया गया, तो 18वें संविधान संशोधन द्वारा। हिमाचल प्रदेश अलग किया गया तो 18वें संविधान संशोधन द्वारा। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है आपका 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को विशेष उपाधियों और प्रीवी जो है पर्स को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ये बहुत विवाद हुआ था। हुआ क्या था कि जब हमारा देशी रियासतों का विलय हुआ था तो वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था, देश के जो आपका जो देश के उसमें राज्य जो राजा होते थे, जो रियासत के राजा होते थे, उनसे ये कहा गया कि आप कोई भी उपाधि ले सकते हैं। ठीक है, और आप जो है कुछ आप लोगों का जो संगठन था प्रीवी पर्स जो आप था वो भी आप बनाए रख सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, कब, तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा समाप्त किया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। तो ये जो है क्वेश्चन हमें याद रखना क्योंकि संविधान संशोधन कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला आपका है 31वां संविधान संशोधन आपका जो है 1973 में। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की जो है संख्या 525 से लेकर के बढ़ा करके 545 कर दी गई। और याद रखना कब, तो 1973 में ये लोकसभा की सीट कितनी हो गई, 545 हो गई। और जो आज भी आप देखेंगे तो 545 ही है वर्तमान में। ठीक है, तो याद रखना। और ये भी कहा गया था कि 2026 तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा, मतलब सीटें नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये भी लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 से घटा करके 20 कर दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो केंद्र शासित प्रदेश से आज भी 20 सीटें हैं। और याद रखना 545 जो सीटों का प्रावधान 1973 में किया गया था 31 संविधान संशोधन द्वारा, वो आज भी कायम है। आज भी 545 सीटें ही हैं और ये 2026 के बाद ही बढ़ाई जाएंगी। आपको पता होगा, पर सीमा आयोग बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। इसके याद रखना, इसके अंतर्गत दो चीज़ें हैं। जो सिक्किम, याद रखना सिक्किम को जब हम भारत में शामिल किए थे तो हम इसके लिए हमने 2 संविधान संशोधन किया। तो 35 और 36 दोनों याद रखना सिक्किम से जुड़ा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो लिखा हुआ है 35वां संविधान संशोधन 74 में हुआ था। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया। तो याद रखना सिक्किम जब देश हमारा आज़ाद हो गया था तो जब देशी रियासतों का एकीकरण हो रहा था तो सिक्किम ने कहा कि हम संरक्षित राज्य के रूप में रहेंगे और भविष्य में सोचेंगे कि हम भारत में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो सिक्किम ने बाद में फैसला लिया कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पहले नंबर क्या किया गया, संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। अभी और भारत में क्या किया गया, प्रवेश दिलाया गया। अभी तो केवल भारत में प्रवेश दिलाया गया और 2 काम किया गया, एक प्रवेश और दूसरा आपका संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त किया गया।
फिर क्या किया गया, तो 36वां जो संविधान संशोधन था, तो 35 में तो हमने दो काम किया। एक तो उसका राज्यों का दर्जा समाप्त किया जो संरक्षित राज्य का था, और दूसरा भारत राज्य में हमने प्रवेश कराया। 36 में हमने क्या किया, इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया। तो हमने प्रवेश दिलाया किसमें, 35 में, और राज्य बनाया किसमें, 36 में। तो 35 और 36 दोनों याद रखना सिक्किम से जुड़ा मामला है, अच्छे से याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो अब गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। अगला आपका है 39वां जो है संविधान संशोधन 1975 में हुआ। इसमें क्या था, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक जो है परीक्षण से क्या किया गया, मुक्त कर दिया गया। मतलब सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का जो है विवाद से जुड़ा हुआ परीक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इमरजेंसी के में लागू किया गया था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में इसी व्यवस्था कर दी कि प्रधानमंत्री के और जो है राष्ट्रपति इन सबके जो है निर्वाचन को अगर कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए कोई भी जो है क्या कहते हैं एक्शन नहीं ले सकता है अपनी तरफ से, ठीक है। आज ले सकता है लेकिन उस समय नहीं ले सकता है। अगर आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई विवाद हो जाता है चुनाव का, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई होती है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इमरजेंसी के समय में ये व्यवस्था लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। अगला है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखना इसे हम लघु संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर संशोधन किसी में हुए हैं तो याद रखना किस में हुए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका 42वां संविधान संशोधन में हुए हैं सबसे ज़्यादा। और याद रखना ये भी इमरजेंसी के समय में हुए हैं। और क्या क्या हुए हैं तो हम एक एक करके पॉइंट में आपको बता देते हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। तो 1976 से पहले ना तो हमारा देश समाजवादी था, ना तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था, और ना ही हमारे देश की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो हमारा देश, अगर पूछा जाए आपसे सिंपल क्वेश्चन कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कब बना, तो आप 1976 में बताएंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा देश समाजवादी कब बना, तो 1976 में बना है। ये बात याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ नीति निर्देशक सिद्धांत हो, एक तरफ मौलिक अधिकार हो, तो दोनों में श्रेष्ठ किसको बना दिया गया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठ बना दिया गया। मौलिक अधिकारों के महत्व को क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, ठीक है। इमरजेंसी के समय ऐसा हुआ। इसके अलावा इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक अधिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 जो है 51 का के तहत अगर देखा जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 51 जो है आपका ए में जो है मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और ये रूस के संविधान से लिया गया था, ठीक है। और 11वां कब जोड़ा गया, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा। ये आगे हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट हुई ये बात यही है कि इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए और जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो 51 ए में जो है आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके द्वारा संविधान में न्यायिक जो है परीक्षण से मुक्त कर दिया गया कि संविधान अब न्यायिक परीक्षण नहीं करेगा। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक परीक्षण कर सकता था संविधान का, तो कहा गया अब सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक परीक्षण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो करेगा तो जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ करेगा, उसमें इमरजेंसी में था, इसीलिए जो है ये व्यवस्था को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा सभी विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया कि लोकसभा सीटें और विधानसभा की सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये भी किया गया। इसके अलावा आपको पता होगा कि चाहे लोकसभा हो और चाहे आपकी विधानसभा हो 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन इमरजेंसी में क्या किया गया, जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 6 वर्ष कर दिया गया था लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 साल से। इसके अलावा इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय की ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी जो है संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। मतलब अगर ये हुआ कि जो है अगर केंद्रीय कानून है तो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, राज्य कानून है तो याद रखना उच्च न्यायालय देखेगा। ये एक दूसरे के अधिकार को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। साथ में ये भी कहा गया कि 5 से अधिक न्यायाधीश होंगे तभी सुनवाई कर सकते हैं, नहीं तो सुनवाई नहीं कर सकते हैं। कैसे, केंद्रीय और राज्य के कानूनों पर, ठीक है।
तो ये सारी व्यवस्थाएं कब की गई? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसके अलावा इसके द्वारा वन संपदा, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो आज याद रखना, वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय हो गया है। पहले राज्य सूची का विषय था, तो 42वें संशोधन द्वारा इसको भी क्या किया गया? हटा दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति अब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता। यह भी प्रावधान इसी में किया गया। इसके अलावा इसके अंतर्गत संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार के लिए सर्वोच्चता स्थापित की गई। अगर मान लो ये कहा गया कि अगर राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि कहीं पे हो रही है तो संसद कानून बनाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं कर सकता है, उस कानून को सर्वोच्च माना जाएगा। ये भी प्रावधान किया गया और ये भी सब जो है इमरजेंसी के समय में किया गया था। अब याद रखिएगा, जब 1977 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार चुनाव हार गई और जो है जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीत गई। तो जनता पार्टी में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो 42वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान गलत थे उसको चेंज करके 44वें संविधान संशोधन किया गया। तो 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जनता पार्टी की सरकार ने इसको किया था, मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था, इंदिरा गांधी के बिल्कुल खिलाफ किया था। उन्होंने क्या किया? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो है आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। मतलब पहले हमारे यहाँ जो आपका सबको पता होगा कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है वो 3 आधार पे किया जाता है। एक आपका जो है बाह्य आक्रमण पे, एक आपका युद्ध पे और एक आपका जो है आंतरिक अशांति पर। तो आंतरिक अशांति के आधार पर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इसीलिए इस शब्द को ही हटा दिया गया और कह दिया गया कि अब सैन्य विद्रोह अगर होगा, सशक्त विद्रोह होगा, तभी जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। तो ये शब्द हटा दिया गया क्योंकि इमरजेंसी से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और उसी इमरजेंसी का फायदा उठा करके जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके अलावा क्या किया गया? जो है याद रखिएगा, जो है आपात स्थिति जो है संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग ना हो सके। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 में था, तो इसको कैंसिल कर दिया गया और ये जो है अब क्या हो गया? मौलिक अधिकार ना होकर के ये कि कानूनी अधिकार हो गया। तो मौलिक अधिकार को जो है में से संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ठीक है, कम से कम 100 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है। इसके अलावा क्या किया गया? विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। अब याद रखना, जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है? कानूनी अधिकार है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को 6 वर्ष जो इंदिरा गांधी ने कर दिया था, फिर उसको 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। ये कहा गया कि नहीं, जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का सर्वोच्च न्यायालय विवाद का जो है देख सकता है, जो है परीक्षण कर सकता है। जो पहले इंदिरा गांधी ने रोक दिया था उसको इन्होंने पुनः लागू कर दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 52वें संविधान संशोधन 1985 की बात करेंगे। याद रखना, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के उन सदस्यों को आयोग घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसमें हम समझना कैसे है इसको? सबसे पहले याद रखिएगा कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा ही 10वीं अनुसूची बनाई गई है जिसमें दल बदल से जुड़ा हुआ है। तो जो है दा से दल बदल और दा से 10वीं अनुसूची, इस तरह से आप एक ट्रिक बना के याद कर लेंगे। दूसरा, इसका मतलब क्या होता है? तो चाहे संसद हो और चाहे आपका विधानमंडल हो, मान लीजिए एक पार्टी है बीजेपी, ठीक है, बीजेपी, ठीक है। अगर बीजेपी याद रखेगा, इसके सदस्य जब चुनाव लड़ते हैं तो कमल के या जो है सपा जो है चुनाव जो सपा के सदस्य होते हैं संसद के या विधानमंडल के, वो साइकिल पर चुनाव लड़ते हैं या सपा के हाथ की वो कांग्रेस के हाथ के पंजा पर। ऐसी स्थिति में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव चिन्ह पर, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर चुनाव जीत जाते हैं, जब वो संसद या विधानमंडल का सदस्य बन जाते हैं, तो वो अगर दूसरे पार्टी में जाएंगे तो उसे क्या मान लिया जाएगा? उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसी को दल बदल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वही बीजेपी, कांग्रेस या फिर सपा के 1/3 सदस्य
कौन सदस्य, संसद या विधानमंडल के सदस्य अलग हो जाते हैं और एक नई पार्टी बना लेते हैं, तब दल बदल आयु नहीं लागू होगा। तो मतलब अगर एक व्यक्ति जाता है, दो व्यक्ति जाते हैं, तीन व्यक्ति जाते हैं, चार व्यक्ति जाते हैं उस पार्टी के सदस्य के हिसाब से, तब तो दल बदल लागू होगा। लेकिन अगर एक तिहाई सदस्य उस जितने पार्टी के चुनाव लोग जीते हैं, मान लीजिए जैसे सपा ने इस बार 37 सीट जीती है आपका जो है लोकसभा के चुनाव में, अब 37 का एक तिहाई सदस्य अगर सपा से अलग हो जाते हैं, नई पार्टी बना लेंगे, तो वो नियम लागू नहीं होगा, उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति चला जाए, दो व्यक्ति चले जाएं, तीन व्यक्ति चले जाएं जो उनकी पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़े हैं, तब उसे क्या मान लिया जाएगा, दल बदल मान के उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको समझना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है 61वां संविधान संशोधन जो है 1989 में हुआ था और इसके जो द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 1989 तक जो चुनाव अभी तक हमारे यहाँ हुआ था तो 21 वर्ष के लोग ही वोट कर सकते थे, और याद रखना जो है 1989 का जब चुनाव हुआ तो 18 वर्ष कर दिया गया। ये जो है राजीव गांधी का सबसे बड़ा जो है सुधार था चुनाव के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, जिसे हम दिल्ली को हम कहते हैं ना NCR कहा जाता है। तो नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, किसको, दिल्ली को बनाया गया। किस संशोधन द्वारा, तो 69वां संविधान संशोधन कब बनाया गया, 1991 में। आगे दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा और मंत्रिपरिषद बनाई गई। तो याद रखना उससे पहले दिल्ली में चुनाव नहीं होता था, तो दिल्ली में विधानसभा बनाई गई जिसमें 70 सदस्य हैं, और याद रखना जो है मंत्रिपरिषद बनाया गया। ये दोनों कब बनाया गया, तो याद रखना ये भी जो है 69वां संविधान संशोधन 1991 में बनाया गया। और याद रखना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ये भी याद रखना। और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वो दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा और आपका राजस्थान में फैला हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। NCR इतने राज्यों में फैला हुआ है दिल्ली के अलावा। आगे बढ़ते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें जो है लोकसभा, ठीक है, उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य की विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अब चूंकि पुडुचेरी और दिल्ली को विधानसभा बनाया गया, वहाँ पे और विधानसभा सदस्य हो गए, तो उनको भी राष्ट्रपति में चुनाव में वोट देने का अधिकार दे दिया गया। तो 70 द्वारा उनको अधिकार दिया गया। तो आपको पता होगा, भी मैंने बताया कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा वहाँ विधानसभा बनाई गई, कहाँ पर, दिल्ली में, और जो है 70 के द्वारा उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी शामिल कर लिया गया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन संशोधन 93 में चूंकि लागू किया गया था तो 93 लिख देते हैं। 93 में हुआ था। इसके अंतर्गत याद रखना 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखना 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत व्यवस्था। कब जोड़ा गया, 93 में। किस संशोधन द्वारा, 73वें द्वारा। इसके अंतर्गत पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया, मतलब पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इस संशोधन के बाद संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। तो अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, भाग 9 जोड़ा गया और कुछ नए आर्टिकल जोड़े गए। तो याद रखिएगा, जो पंचायत का आर्टिकल है 243A से लेकर के और 243 याद रखना O तक जो है क्या है, तो जो ये रहा है ये आपका ये O तक है। इंग्लिश में अगर हम शब्द को लिखेंगे तो याद रखना यहाँ तक पंचायत संबंधी प्रावधान है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन किया गया 93 में। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची 73 द्वारा, 74वीं जो है द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों को संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक जो है नया भाग जोड़ा गया, भाग 9A। तो भाग याद रखिएगा, आपको पता होगा भाग 9 जोड़ा गया 73वें द्वारा, जिसमें पंचायत है। और भाग 9 आपका A अगर होगा तो भाग 9A याद रखिएगा, इसमें नगर पालिका को जोड़ दिया गया। और इसमें आर्टिकल जो जोड़े गए वो आर्टिकल याद करना है। तो याद रखना 243 जो है आपका O तक पंचायत था, तो P से लेकर के और 243 आपका कहाँ तक, तो याद रखना Z और G। तो Z जब खत्म हो गया फिर ABCDEFGH तक पहुंच गया। तो यहाँ तक जो है आपका क्या है, नगर पालिका से जुड़े हुए प्रावधान हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, भाग 9A जोड़ा गया, ये सब कब किया गया, 74वें द्वारा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या को 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 84 संशोधन में कहा गया था कि 2026 तक सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कहा गया था जनसंख्या को कम करने के लिए। क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा विधानसभा की सीटों का आवंटन होता है। तो जनसंख्या एक तरफ कम करना है, एक तरफ हम लोकसभा की सीटें बढ़ा दें तो विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए 2026 तक जो है जनसंख्या को कम करने के लिए ही जो है सीटों का बंटवारा मतलब बढ़ावा नहीं किया जाएगा, ये जो प्रावधान किया गया था। अब 2026 में परिसीमन बनाया जाएगा, इसीलिए नई लोकसभा बनाई गई है। उसमें सीटों की संख्या लोकसभा में 888 की गई है, क्योंकि जब परिसीमन होगा तो जनसंख्या तो बढ़ चुकी है, तो सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ जाएगी, विधानसभाओं में भी बढ़ जाएगी राज्यों में, इसीलिए संसद भवन बनाने की आवश्यकता महसूस हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 लिखा है, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया। तो जो आपको पता होगा कि जो है मौलिक अधिकार अब हो गया है 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान अब ये मौलिक अधिकार बन चुका है। और 21 आर्टिकल में जोड़ा गया, तो एक नया आर्टिकल बनाया गया, 21A आर्टिकल बनाया गया, जीवन और आपका अधिकार में अंतर जोड़ दिया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A में जो है संशोधन किए गए। तो याद रखना, जो मौलिक कर्तव्य था पहले 10 था, तो उसमें 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, मैंने आपको बताया भी था। और याद रखना 45 में भी जोड़ा प्रावधान किया गया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, इसमें कि आपको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आया हुई है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा कहाँ संशोधन किया गया है। तो याद रखना, एक मौलिक अधिकार में किया गया, एक नया आर्टिकल जोड़ा गया है। ठीक है, 21A जोड़ा गया है, और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जो है 45 में जो प्रावधान संशोधन किया गया, और मौलिक कर्तव्य में भी किया गया था। 3 आर्टिकल जो है में संशोधन किया गया है, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और आपका मौलिक अधिकार में। आगे बढ़ते हैं। 89वां संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। तो अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं उनके राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, कब? 2003 में 89वां संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, क्या है इसके अंतर्गत? लिखा है कि इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 361 भी जोड़ा गया। तो 361 नया जो है आर्टिकल जोड़ा गया, और जो है और आपका जो है 75 में संशोधन किया गया। क्या किया गया? इस संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया। पहले मंत्रिपरिषद का कोई आकार नहीं होता था, जितना मन के उतना मंत्रिपरिषद में सदस्य को भर लेते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल जो है सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, मतलब यह हुआ कि जो लोकसभा में जो भी आपका प्रधानमंत्री और आपका जो मंत्री होंगे वो कुल जितनी भी सीटें हैं उनका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। लेकिन किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत जो है आपका मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये भी कहा गया। इस संशोधन 10वीं अनुसूची में भी संशोधन करता है, जिसके तहत किसी राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति के उससे अलग होने पर दल बदल के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। 10वीं अनुसूची में वर्णित वह उपबंध जिसके द्वारा यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब ये मतलब ये हो गया कि जो है अब अगर कोई जो एक व्यक्ति हो चाहे 1/3 व्यक्ति हो, अगर वो पार्टी से अलग होते तो उनको जो है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो याद रखना 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को तय किया गया 12 और आपका जो है 10 और 15% और 12% में, और साथ में जो है दल बदल संबंधी कानून में भी एक प्रावधान जोड़ा गया। 1/3 वाला प्रावधान को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया 91 द्वारा, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। इसमें क्या कहा गया? इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान और संरक्षण दिया गया, और संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। तो याद रखना, जो 97वें संविधान संशोधन द्वारा उसमें सहकारी समितियों को भी मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। तो क्या क्या प्रावधान किया गया ये भी बता देता हूँ। ठीक है, और याद रखना सहकारी एक मंत्रालय बनाया गया है, जिसके पहले मंत्री गृह मंत्री इस समय वर्तमान में जो है अमित शाह हैं।
तो क्या क्या किया गया? नंबर 1, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। मतलब अब सहकारी समिति बनाना क्या बन गया? एक मौलिक अधिकार बन गया। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया? तो आर्टिकल 19 के ए में सी जोड़ दिया गया, मतलब गा मतलब सी जोड़ा गया। तो आर्टिकल 19A(C) में जो है क्या है, जो है सहकारी समिति का उल्लेख किया गया। ये आर्टिकल याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा क्या किया गया? राज्य के नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, किसमें? नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 43 जो है खा, जिसे हम क्या कह सकते हैं? बी कह सकते हैं, जोड़ा गया। तो एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, कहाँ पर? नीति निर्देशक सिद्धांतों में। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, ये किसके लिए है? सहकारी समितियों के लिए है। इसके अलावा क्या किया गया? संविधान में सहकारी समितियों के लिए एक नया भाग बना दिया गया, 9 जो है आपका खा बना दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो भाग बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। भाग 9 अगर कहा जाए तो ये पंचायत हो गया, ठीक है। भाग अगर 9A कहा जाए तो ये नगर पालिका हो गया, और भाग आपका 9B कहा जाए तो ये क्या हो गया? सहकारी समितियां हो गया। तो ये एक ही में सब जोड़ दिया गया, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल क्या बना दिया गया? तो 243 में ही पंचायत नगर पालिका सब है। तो 243 में अगर कहा जाए कहाँ से, तो याद रखना 243, ठीक है। इस अंग्रेजी वाले को हटा दें तो इसको हम ZH कहेंगे, क्योंकि Z जो है आपका G तक जो है नगर पालिका था। तो आर्टिकल 243 जो है ZH से लेकर के, और आर्टिकल 243 जो आपका ZL तक जो है सहकारी समितियों जुड़ा हुआ आर्टिकल है। ये भी याद रखना, क्योंकि आजकल ये सब क्वेश्चन पूछने लगे हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इस सब याद रखना कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक क्या क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 99वां संविधान संशोधन 2014 में किया गया था, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था कि जजों की जो जज होंगे, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे जहाँ के होंगे, उनके लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनेगा। कोलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया और कहा ऐसे कोई प्रावधान नहीं होगा, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग नहीं बनेगा, और कोलेजियम व्यवस्था के तहत ही जो है क्या किया जाएगा, आपका जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जा देखिएगा, ये सब संशोधन बहुत महत्वपूर्ण जो अब आगे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी लेटेस्ट हुए हैं, 4, 5, 6, 7, 8 सालों में हुए हैं। अगला आपका 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था। याद रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा थी वो जिगजैग ऐसे थी, तो सीमा को ठीक कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को हमने बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश से कुछ क्षेत्रों को हमने ले लिया, जिसे इनक्लेव कहा गया था। तो सीमाओं का समझौता भारत बांग्लादेश के बीच कब हुआ? 2015 में 100वां संविधान संशोधन द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया था, और इसमें क्या किया गया? तो जीएसटी को लागू किया गया। तो जीएसटी कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। लेकिन संशोधन कब किया गया? 16 में किया गया। संशोधन का नंबर क्या था? 101 था। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया। इसमें क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद जो है 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के लिए कोई राष्ट्रीय आयोग नहीं था, तो एक नया आयोग जोड़ा गया। और आयोग किस आर्टिकल में है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो याद रखना 338 ख में है, ये बात याद रखना, बी में है, ठीक है। संघ और राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले जो सभी नीतिगत मामलों में जो है आयोग से परामर्श लेंगे। अब मतलब यह होगा कि अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ जो आपका शैक्षिक सामाजिक व्यवस्था में अगर कहीं पे कुछ पिछड़ा वर्ग के लिए कोई कुछ भी करना होगा तो इस आयोग से पूछना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया? 102 संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया 2018 में, और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 338B। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसमें क्या किया गया? इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद क्या क्या जोड़ दिए गए? तो इस 2 नए अनुच्छेद कौन जोड़े गए? तो याद रखना, जो है 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया। तो 15(6) और 16(6) को जोड़ दिया गया किसके द्वारा? 103 के द्वारा 2009 में। इसमें किया क्या गया? तो इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो आरक्षण होता है वो जाति के आधार पर, मतलब हमारा जो आरक्षण वो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक नया कॉलम जोड़ दिया गया
आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई। तो लिखा हुआ है किंतु इस संशोधन द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण दे दिया गया सामान्य वर्ग में, जिसे EWS कहा जाता है। तो EWS के लिए 2 आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 16(6) और आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया 103 द्वारा, याद रखिएगा। तो इसी के द्वारा जो है कहाँ कहाँ पर, तो नौकरियों में और आपका शिक्षा में EWS को आरक्षण दिया गया है 10%, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये भी किया गया था, 2020 में इसको लागू किया गया था, 25 जनवरी 2020 को इसको लागू किया गया था। लेकिन ये भी संशोधन कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। इसमें क्या किया गया, इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों मतलब जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। ठीक है, तो याद रखना उस आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए क्या किया गया, आगे बढ़ा दिया गया। अब 2030 में संशोधन करना होगा, आगे जब देखा जाएगा। ये कब तक लागू होगा, देखो साफ साफ लिखा है, इसे जो है 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया। अब 2030 के बाद फिर संशोधन करना पड़ेगा, फिर 10 वर्ष के लिए अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये अच्छे से याद रखिएगा। तो कहाँ कहाँ पे आरक्षण मिला है, तो अनुसूचित जातियों जनजातियों को आरक्षण मिला था लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान आगे भी किया गया है 106 में, उसको बाद में देखेंगे। इसके अलावा एक प्रावधान और इसमें किया गया जो है, इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय की जो सीटें थी उनको समाप्त कर दिया गया। तो आपको पता होगा कि लोकसभा में 2 और राज्य की विधानसभाओं में 1 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। तो इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो आरक्षण को बढ़ाया गया और इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया आंग्ल भारतीयों को 104 के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। यह संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं, या केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। मतलब यह हुआ कि जो आपका पिछड़ा वर्ग है आपका, जो उसकी अनुसूची पहले केंद्र सरकार बनाती थी, उसका अधिकार राज्यों को भी दे दिया गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, और 106 संविधान संशोधन याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। इस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया। इसकी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, जिसको जो है सरकार ने दे दिया जो है 106 संविधान संशोधन के द्वारा। अब यहाँ याद रखिएगा कि यह संविधान संशोधन लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं जहाँ पर SC/ST के लिए लागू है, वहाँ महिलाओं को भी 33% आरक्षण दे दिया गया है। हालांकि कानून को अगली जनसंख्या के बाद लागू किया जाएगा, मतलब जनगणना के बाद, जनगणना हो जाएगी 27 में तो बाद लागू होगा। ठीक है, और लोकसभा और विधानसभाओं क्षेत्रों के परिसीमन के बाद उन विशेष सीटों का निर्धारण किया जाएगा जो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। तो जब जनगणना हो जाएगी फिर महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाएगा परिसीमन के द्वारा। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा 15 वर्षों के लिए जारी रहेगा। संसद बाद में इस पर अवधि बढ़ा सकता है। जैसे SC/ST के लिए हर 10 साल में बढ़ाने प्रावधान है, वैसे ही महिलाओं के लिए 15 वर्ष के लिए दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा जाए कि महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, कितने वर्षों के लिए है, तो 15 वर्षों के लिए है। फिर उसके बाद बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा जैसे SC/ST के लिए है। ठीक है, तो याद रखना जो संविधान संशोधन प्रमुख थे मैंने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सब बता देता हूँ, तो चैनल पे आप जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। और हमारे चैनल पे मैं लगातार पोस्ट डालता रहता हूँ सब्जेक्ट से, करंट अफेयर से, वो सब देखते रहिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।